अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिकेट्शिया का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और थोड़ा सा हम पीछे का बैकग्राउंड हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि रिकेट्शिया जो है उसको हमने लास्टली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एनोप्लाज्मा, एडलीशिया, रिकेट्शिया और वॉल्बेशिया। और उसके बाद रिकेट्शिया फर्दर क्लासिफाई हुआ था कि इसको स्पॉटेड फीवर ग्रुप, टाइफस ग्रुप और स्क्रब टाइफस ग्रुप, इन 3 के अंदर डिवाइड किया गया था। अच्छा, रिकेट्शियाज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। These are gram-negative pleomorphic rods, parasites of arthropods, fleas, lice, ticks, and mites, and there is no human-to-human transmission recorded till now. अच्छा, इसके बाद हमने जो पूछा था, ये जो हमने बताया था वो ये कि हमने जो इसके अंदर स्पॉटेड फीवर ग्रुप, टाइफस ग्रुप, मेन 2 ये थे जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे थे। और स्पॉटेड फीवर ग्रुप के अंदर हमारा जो था रिकेट्शिया, रिकेट्शियाई विच कॉज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। टाइफस ग्रुप के अंदर रिकेट्शिया प्रोवोजैकी जो कि एपिडेमिक टाइफस कॉज करता है, और रिकेट्शिया टाइफी के अंदर म्यूरिन टाइफस जो कि एंडेमिक टाइफस कॉज करता है। हम इन 3 का पढ़ रहे थे। अच्छा, इन 3 को ही हम आगे लेके चलेंगे। और हमने उसके बाद रिकेट्शिया जो बैक्टीरिया है उसकी हमने क्लासिफिकेशन और उसकी मेजरमेंट्स और ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। और हम उसके बाद इसके हमने पढ़ लिया था कि ये किस किस तरीके से कॉज होता है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स को एंजाइम ए NAD प्लस जो है ये नहीं बनाता है। इसकी वजह से ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाता है तो वहाँ से जो है ये लेकर और फिर इसे यूटिलाइज करता है और ये इन विट्रो इसकी ग्रोथ होती है। हमने ये भी पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जब अंदर कोई भी सेल होता है उसके अंदर कैसे जाता है, एंटर होता है, और इसके अंदर कौन कौन से टाइप के जो है पॉलीसैकेराइड्स और लिपोपॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से एंटीजेंस मौजूद होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ हमने जो है हम इसके आगे पढ़ रहे थे कि जब ये फेगोसोम बना लेता है उसके बाद जो है ये अंदर बाइनरी फिजन स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है हम जो इसकी रूट ऑफ एंट्री है ख़ास तौर पे रिकेट्शिया रिकेट्शियाई, नाउ आई एम राइटिंग हियर रिकेट्शिया रिकेट्शियाई और जो दूसरे हैं कि रिकेट्शिया प्रोवोजैकी और रिकेट्शिया टाइफी, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इन दो के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि इनकी जब एंटर होते हैं, ये जब अंदर एंटर होते हैं किसी भी इन दोनों स्पीशीज के बीच में, कि मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये कि जब ये रूट ऑफ एंट्री जब इनके एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद ये किस तरीके से स्प्रेड होते हैं अंदर। अगर एक दफ़ा एंटर हो गए, एंटर होने के बाद ये स्प्रेड कैसे होते हैं, इस बेस पर इनको और इसको इन दोनों से डिवाइड किया जाता है। डिफरेंस जो है मेजर इन दोनों में है। तो हम जो है सबसे पहले रिकेट्शिया रिकेट्शियाई का पढ़ेंगे। और रिकेट्शिया रिकेट्शियाई जो है उसमें होता क्या है कि ये जब अंदर एंटर हो जाता है, रिकेट्शिया रिकेट्शियाई जो है वो एंटर हो गया, अंदर एंटर हो गया। ये जब अंदर एंटर हो गया तो एंटर होने के बाद ये क्या करता है कि ये जो है ये मोटेली, ये कौन सा वाला है, ये रिकेट्शिया रिकेट्शियाई है।
और ये जब अंदर एंटर हो गया तो अंदर एंटर होने के बाद ये क्या करता है कि इसकी जो मोटिलिटी होती है इट इज बेस्ड ऑन एक्टिन। दैट मीन्स कि एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी होती है इसकी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्टिन क्या होता है। एक्टिन बेसिकली, एक्टिन जो होती हैं दीज आर द प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि मसल सेल्स जो होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में जो है ये वर्क करती है। बहुत ही एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। इनको मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक्टिन्स के बारे में कि एक्टिन्स जो होती हैं दीज आर द प्रोटीन्स, ये क्या करती हैं कि दीज आर द वेरी एक्टिव प्रोटीन्स। फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल filaments of muscle cells। मसल सेल्स जो होते हैं उनके जितने भी फिलामेंट्स होते हैं उनको जो है ये फॉर्म करती हैं। वो उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं एक्टिन प्रोटीन्स की वजह से होती है। और जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, किसी भी टाइप के सेल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए भी ये जो एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं ये उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं। ऑल्सो involve in movement of, आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पे ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम एक्टिन का इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो काम हम आगे जो आपको बात बताएंगे तो वो चीज़ जो होगी वो आपकी इससे रिलेटेड होगी, एक्टिन से। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक्टिन का पता होना चाहिए कि एक्टिन क्या होता है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ अदर सेल्स। ठीक है, आप ये कह सकते हो अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, आप इन्हें ये भी कह सकते हो दीज आर द मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स। अगर आपको कहे कि एक लाइन में आप बताइए कि एक्टिन्स क्या होती हैं, दीज आर द मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, और ये क्या होती हैं कि ये एक्टिन्स जो होती हैं किसी भी मसल सेल्स में या मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है या कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मसल्स जो हैं वो मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं या स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक्टिन्स। तो इसीलिए जो है these are the proteins which are very important. They are involved in movement of other types of cells and especially they form the contractile filaments of muscle cells. अच्छा, these are the proteins, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोटीन दूसरी प्रोटीन्स के साथ मिलकर भी जो है इंटरेक्ट करके भी अपना वर्क करती हैं। तो इस जो दूसरी प्रोटीन के साथ जब ये प्रोटीन्स मिक्स हो जाती हैं या मिलके काम करती हैं तो इसको जो है कहा जाता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जब हमारे पास एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी ये किस तरीके से होती है। एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी जो है वो इस तरीके से होती है कि जब ये सेल अंदर आ गया तो इस सेल के पीछे यहाँ पे ये क्या करता है, सेल
कि यहाँ पर जो है होस्ट सेल की जितनी भी एक्टिन्स होती हैं उनको ये रिक्रूट करता है। होस्ट सेल की एक्टिन्स क्या होती है, वो यहाँ पे फॉर्म होके यहाँ पे टेल फॉर्म करना शुरू कर देती है। मैं टेल जो है इसकी ब्लैक से वो बना देती हूँ कि यहाँ पर जो है एक्टिन्स जो है एक्टिन की जो ये होस्ट सेल होता है, होस्ट सेल की जो एक्टिन होती है, एक्टिन को जो है रिक्रूट करना शुरू कर देता है। और रिक्रूट करने के बाद क्या करता है, होस्ट सेल एक्टिन, और फिर उसके बाद क्या करता है कि यहाँ पर ये टेल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। पहले तो ये टेल थोड़ी छोटी होती है, छोटी होने के साथ साथ क्या करता है कि ये मूवमेंट करना शुरू करता है। जब ये मूवमेंट करना शुरू करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये सेल होता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी रीअरेंजमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर एक लूप सा बनना शुरू हो जाता है। ये लूप थोड़ा नीचे बन गया है, मैं ऊपर कर देती हूँ इस लूप को। ये लूप बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये लूप जो बनता है ये यहाँ से फिर ये मूव होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर ये जब मूव होना शुरू होता है तो यहाँ पे साथ में जब ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर आकर ये लूप बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से ये यहाँ पर टेल फॉर्म होना शुरू हो गई। अब टेल जो है वो क्या होती है, एक्टिन जो है वो लगता जाता है, रीअरेंजमेंट होती जाती है और ये टेल बनती रहती है। साथ में क्या होता है कि ये यहाँ से सेल जो है वो मूव करता है दूसरे सेल की तरफ। ये जो आपका रिकेट्शिया है, रिकेट्शिया मूव करता है अपने जिस सेल के अंदर ये आता है, जिस एपिथेलियल सेल के अंदर आता है वहां से मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स द अनदर एपिथेलियल सेल। तो वहां पे ये लूप बनना शुरू हो जाता है और ये क्या करता है, लूप के साथ साथ ही यहाँ पर साथ में जो एक्टिन बेस्ड जो टेल होती है यहाँ पर ये भी लंबी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये लंबी होना शुरू हो जाती है, साथ में क्या होता है कि जब अंदर जाता जाता है तो क्या होता है, ये यहाँ पर अब आकर लूप इस तरीके से दूसरे सेल के अंदर बाकायदा समझ लें एक तरीके से ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन, आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स सेल मेम्ब्रेन विदाउट डैमेज इसको कहते हैं कि आप एक जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, एक एपिथेलियल सेल की सेल मेम्ब्रेन है, उसको लेकर आप दूसरे सेल के अंदर चले गए विदाउट डैमेजिंग फर्स्ट सेल। यानी इस सेल को भी उसने डैमेज नहीं किया और इस सेल को भी इसने डैमेज नहीं किया, लेकिन इस सेल का थोड़ा सा पार्ट लेकर ये यहाँ पर दूसरे सेल में पहुंच गया। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर पिक्टोरियल तरीके से दिखा देते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हुआ। अलग अलग करने का मकसद यही है ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी पिक्चर जो है वो समझ में आ जाए। अब ये बिल्कुल अंदर ये चला गया। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन होती है, ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं एक लूप सा ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं फिलोपोडिया। फिलोपोडिया फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फिलोपोडिया फॉर्म हो गया तो ये क्या होता है कि जो फिलोपोडिया फॉर्म हो गया तो अब क्या होता है, यहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन होना शुरू होता है और नैरो डाउन होने के बाद ये क्या करता है कि यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर आगे भी बना देते हैं। अब आगे क्या होगा कि ये जो सेल है
इसका थोड़ा सा पार्ट इसके यहाँ पर इस वाले सेल में आ जाएगा, यानी ये साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है, इस सेल एपिथेलियल सेल का कुछ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यहाँ पर इस वाले सेल में आ जाएगा, और वो जो है वो एज अ कवरिंग जो है वो इस रिकेट्शिया को कवर करेगा। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया, या साइटोसोल आप इसे कह सकते हो, साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इसे कह सकते हैं आप। और ये जो है यहाँ पे रिकेट्शिया दूसरे सेल के अंदर आ गया विदाउट डैमेजिंग फर्स्ट एपिथेलियल सेल। आपने देखा कि इस सेल से इस सेल में ये ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसको इसने डैमेज नहीं किया, लेकिन इसका कुछ पार्ट लेकर ये यहाँ पर इसको कवरिंग देता हुआ कि दूसरे सेल के अंदर चला गया। ये जो है ये जब इस तरीके से मूव करता है तो इसकी जो मूवमेंट होती है इट इज अबाउट 4.8 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये मूव करता है। 4.8 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये मूव करता है, ठीक है। और फिलोपोडियास क्या होते हैं, ये आप यहाँ पे मैं दलील लिख देती हूँ कि फिलोपोडियास आर थिन एक्टिन रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन्स। आप अगर इसको लिखना चाहें या अपने पास नोट डाउन करना चाहें तो दीज आर द थिन एक्टिन रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन्स। दैट मीन्स कि ये जो है एक एक्सटेंशन की तरह किसी भी एपिथेलियल सेल के अंदर की एक एक्सटेंशन की तरह एक प्रोट्रूजन निकला हुआ होता है, जिसके अंदर एक्टिन जो आपका एक्टिन मटेरियल होता है या एक्टिन प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्रोट्रूजन पूरा आपका बाहर निकला हुआ होता है एपिथेलियल सेल का, तो इसको जो है प्रोट्रूजन कहा जाता है। अच्छा, और ये जो है ये जिस तरीके से ये मूवमेंट करता है ये जो है रिकेट्शियाई का है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो रिकेट्शिया प्रोवज़ैकी और रिकेट्शिया टाइफी का हो गया। ये आपके पास हो गया रिकेट्शियाई का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिकेट्शिया प्रोवज़ैकी और रिकेट्शिया टाइफी का। रिकेट्शिया प्रोवज़ैकी, रिकेट्शिया टाइफी, इन दोनों का तरीक़ाकार क्या होता है, इन दोनों का मोड ऑफ एंट्रेंस या मोड ऑफ स्प्रेड होना के क्या कहते हैं, किस तरीके से ये बॉडी के अंदर जाकर फिर स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने का तरीक़ाकार इसका क्या होता है कि ये फर्स्ट करें ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं। अब क्या होता है, ये यहाँ पर कोई भी सेल होता है, इसमें अगर ये डिवाइड हुआ हुआ है, ये डिवाइड होने के बाद क्या करता है, ये यहाँ से जाके इसको, ये जो भी सेल होता है उसको बर्स्ट कर देता है। बर्स्ट करने के बाद क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे स्प्रेड हो जाते हैं। ये कहाँ स्प्रेड होते हैं, ये जिसके बराबर में आपके जो दूसरे सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं,
ये क्या करता है, ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड होने के बाद क्या होता है, जब ये जाके बस्ट होता है, ये बस्टिंग हुई। बस्टिंग होने के बाद क्या होता है कि तमाम जितने भी आपके रिकेट्शिया प्रोवाज़ाकी या रिकेट्शिया टाइफी हैं, वो क्या करते हैं कि वो सारे स्प्रेड हो जाते हैं। जो आसपास के जो इसके सराउंडिंग में जितने भी सेल्स होते हैं, स्प्रेड इनटू सराउंडिंग सेल्स। जब ये वहाँ जाके स्प्रेड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जाकर फिर ये एंटर होते हैं। मोड ऑफ एंट्रेंस वही रहता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर भी ये क्या करते हैं कि वहाँ पे अंदर जाके इस अंदर जाते हैं, वहाँ पे ये उसको जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं और फिर स्प्रेड होकर फिर आगे जो सेल्स होते हैं उनको ये स्प्रेड करते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ आप कह सकते हैं कि किस तरीके से ये स्प्रेड होते हैं बॉडी के अंदर। तो रिकेट्शिया प्रोवाज़ाकी और रिकेट्शिया टाइफी जो है उनके स्प्रेड होना इस तरीके से है। और रिकेट्शियाई जो है उसका ट्रांसफर्स मेम्ब्रेन के थ्रू आपका वो ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल, और वहाँ पर जो है डिवीजन स्टार्ट करता है। अच्छा, होता क्या है कि जब ये स्प्रेड होता है, एक चीज़ आप देख लें कि जब ये स्प्रेड हुआ, यहाँ पे जब ये स्प्रेड हुए तो स्प्रेड होने के बाद दो तरीके होते हैं। स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, एक तो नेक्रोसिस होती है, फिर क्या होता है अगर नेक्रोसिस नहीं हो रही है, अगर वो वहाँ पर जो है उसी के साथ रह रहा है और वो आगे स्प्रेड नहीं हुआ, तो वहाँ या वहाँ पर अगर स्प्रेड हो भी रहा है और उसको अपने फ्रेजाइल कर दिया है, उस पूरे जो आपका सेल है उसको बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल कर दिया है, तो अंदर जो है वो एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है। अच्छा, आपको पता होगा एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जबकि नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस जो है इट इज़ इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, के ये बैक्टीरिया जो है जब किसी भी सेल को ख़राब करना, उसको तोड़ना या उसको डिटीरियोरेट करना स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस होना शुरू होती है, या फिर नेक्रोसिस नहीं होगी तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस होता है तो इसमें फिर क्या होता है कि जो भी सेल्स जो है, सेल्स की डेब्रिस होता है, ये जो सेल की डेब्रिस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो है जितने भी सेल के डेब्रिस होता है वो क्या करता है, वो आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, इम्यून सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब इम्यून सेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इम्यून सेल्स अट्रैक्ट होने के बाद क्या करते हैं कि वो रिलीज करते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस रिलीज करते हैं और साथ में आरओएस। व्हाट इज आरओएस? आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, या आप उनको ये कह सकते हैं कि इनके थ्रू जो है तमाम जितने भी आपके जो सेल्स होते हैं वो आपके या सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके वहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं या जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं उनको जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ये किलिंग इफेक्ट रखते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। इसीलिए जो है जितने भी आपके इम्यून सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर प्रोटीएज रिलीज़ करते हैं या आरओएस रिलीज़ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, या ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है वो चीज़ें आपकी बॉडी को जो है स्ट्रेंथन करती हैं। तो यही चीज़ है कि ये आरओएस जो है, या आरओएस आपके जो है
वो भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट्स वाला, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ तक रहेंगे कि इम्यून सेल्स जो हैं वो प्रोटीएज रिलीज करते हैं और आरओएस रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद क्या करते हैं कि वो यहाँ पर जितने भी डिग्रेडेड प्रोटीन्स होती हैं उनको जो है वो ख़त्म करना शुरू करते हैं, उनको इंगल्फ करना शुरू करते हैं। इंगल्फ करना शुरू करने के बाद क्या होता है, इनगल्फ करने के बाद ये क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जब इम्यून सेल्स यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं तो ये यहाँ पर जो है ये रश हो जाता है, रश हो जाता है इम्यून सेल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अच्छा, एक जगह और ये होता है कि यहाँ पर एक जगह तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर एक और आपके जो है एक और काम होता है यहाँ पे, वो ये कि आपके जो ये साइड के सेल्स होते हैं, कई बार भी बस्टिंग हुई, बस्टिंग होने के बाद वहाँ पर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स चले गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर आपके बस्टिंग नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो उसकी जो सेल है, सेल की जो ऊपर की लेयर है वो इतनी ज़्यादा यानी आप ये समझ लें कि फ्रेजाइल हो गई, या इतनी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा जो है इतनी फ्रेजाइल हो गई कि वो जो है अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन नहीं रख सकी। तो क्या होता है कि ये मेंटेन नहीं रख सकती, ये रख सकी तो क्या होता है, ये यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये ख़त्म होके क्या होती है, ख़त्म होके अलग जाना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस यहाँ पे आ गए, और मैक्रोफेजेस आकर क्या करते हैं, ये जो है फॉरेन पार्टिकल्स है और या ये डेब्रिस मैक्रोफेजेस, तो इसको जो है ये खाना खत्म करना शुरू कर देते हैं, इनको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। जब ये खाना शुरू कर देते हैं वो ये समझ है, यहाँ पे फिर जो है रश हो जाता है सेल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन और बढ़ जाती है। अच्छा, यही वजह होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो डैमेजिंग माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं, या आपके जो है आप ये कह सकते हो कि माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं, साथ में आपके जो ये सेल्स होते हैं ये भी इनकी भी डेब्रिस होता है। तो उसके बाद क्या होता है, आप इसको ये कह सकते हो कि ये आपका टोटल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो एक कंडीशन आ जाती है, वो आ जाती है कि ब्लड सेल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएंगी। क्यों, किसके थ्रू, बाय लिम्फोसाइट्स प्लस मैक्रोफेजेस। यानी क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो है इनका रश हो गया, तो क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और बाय, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाय लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इस पूरा फिनोमिना जो है, ये पूरा जो फिनोमिना है, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस पूरे फिनोमिना को हम लिम्फोहिस्टियोसिटिक वैस्कुलाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिम्फो हिस्टियोसिटिक वैस्कुलाइटिस। मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं अभी तक इनको मैंने वाइप आउट नहीं किया है। क्यों,
क्योंकि मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस होने के बाद क्या होता है कि या तो नेक्रोसिस होती है या एपोप्टोसिस होती है। दोनों सूरतों में क्या होता है, इम्यून सेल्स जो हैं वो प्रोटीएज और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करते हैं। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीएज जो है रिलीज होते हैं, साथ में इम्यून सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इम्यून सेल्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं दैट मीन्स के साइटोकाइंस और कीमोकाइंस भी यहाँ पर उनका भी रोल यहाँ पे मौजूद होगा। तो क्या होता है कि इम्यून सेल्स जो हैं वो जब यहाँ पे रश करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स होने की वजह से यहाँ पर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एबनॉर्मल लेवल पर। जब एबनॉर्मल लेवल पर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो है वो बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और इस कंडीशन को लिम्फोहिस्टोसिटिक वेस्कुलाइटिस कहते हैं। ये आप देखें कि लिम्फोहिस्टोसिटिक वेस्कुलाइटिस कहा जाता है। अच्छा, अब ये इसको हम मिटा देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, परमिएबिलिटी जो होती है वो क्योंकि सेल्स जो है वो सारे काफ़ी करीब करीब होते हैं, इस तरीके से करीब करीब होते हैं, इस तरीके करीब करीब होते हैं। ये आप समझ लें कि ये सेल्स हैं आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके सेल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ करीब करीब होते हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो है परमिएबिलिटी जब यहाँ पे इंक्रीज होती है, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, यहाँ पे ये जितने भी जो जगह होती है ये सारी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जितना भी आपके लिक्विड जा रहा है, ये जितना भी लिक्विड होता है ये क्या होता है, ये सारा रिलीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज द परमिएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जितना भी आपका जो यहाँ पे मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल, ये सारा जो है ये सारा यहाँ पे जितने भी दूसरे सेल्स होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं सेल्स, उनमें ये लीक हो जाता है, लीकिंग हो जाती है। यहाँ पे लीकिंग कहाँ होती है, यहाँ पे जो दूसरे सेल्स होते हैं इनके बीच में जो है लीकिंग शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से लीकिंग शुरू हो जाती है, जितना भी आपका ये जितना लिक्विड होता है आपके ब्लड वेसल्स के बीच में वो सारा जो है वो सारा यहाँ पे लीक आउट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लीक आउट होने की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा हो जाती है और डैमेजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये लीकिंग जो होती है, अब ये कहीं पर भी हो सकती है, कोई एक जगह नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकती है। इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर लीकिंग हो जाती है। ये जो जगह होती है ये सारी इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहलाती हैं। यहाँ पर जो है लीकिंग हो जाती है और लीकिंग होने की वजह से क्या होता है, अगर ये इससे जो है आपके बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपके ब्रेन में अगर आपके लीकिंग शुरू हो जाए तो इसको इंसेफेलाइटिस भी कहेंगे। ब्रेन में होगा तो इंसेफेलाइटिस, ठीक है। अगर ये हार्ट में होगा
तो ये मायोकार्डाइटिस, हार्ट में लीकिंग होगी, दैट मीन्स इट्स मायोकार्डाइटिस। अब हम इसमें और ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे कि हार्ट में किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है, उसके वाल्व्स में हो रहा है, उसकी लाइनिंग में हो रहा है, उसकी आर्टरीज में हो रहा है, या वेन्स में हो रहा है, या उसके वेल्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी जो पेरिकार्डियम कार्डियम है उसमें हो रहा है। हम इसमें नहीं जा रहे, हम जो है सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो है लीकिंग हो जाती है तो वहाँ पर हार्ट में क्या कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है। अच्छा, अगर जो है ये लंग्स में हो तो लंग्स में इट्स अ पल्मोनरी एडिमा, जो कंडीशन होगी पल्मोनरी एडिमा कहा जाएगा इसे। ओके। इसके अलावा अगर ये लीकिंग हो जाती है तो इसकी जो कंडीशंस हैं इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिंपल एडिमा, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन आपको पता है, ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोएल्बुलिनीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, दैट मीन्स के एल्बुमिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब है कि इसमें एल्बुमिन लेवल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा। अच्छा, हाइपोवोलेमिया, इस हाइपोवोलेमिया होगा कि जब हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया जो है इसको अगर आपने समझ लिया तो अब जो है अब यहाँ पर फर्ज करें कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग करने होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो कुछ नहीं करेगी। आपकी बॉडी ऑब्वियसली जो आपकी बॉडी होगी वो क्या करेगी कि आपकी बॉडी इस ब्लीडिंग को रोकना शुरू करेगी। तो क्या होगा, वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगी, थ्रोम्बिन फैक्टर जो है उसको एक्टिवेट करेगी, और फिब्रिनोलिटिक फैक्टर जो है इसको एक्टिवेट करेगी। अच्छा, होगा क्या कि प्लेटलेट्स जो होंगे आपकी बॉडी कहेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स फॉर्म होने चाहिए। तो क्या होगा कि प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो फॉर्म होके जो जितनी भी जगहें जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर जा जाके वहाँ पे एडहियर होना शुरू होंगे। जब ये यहाँ पे एडहियर होना शुरू होंगे तो इनकी एडहियरेंस को पक्का करने के लिए यहाँ पे थ्रोम्बिन फैक्टर और फिब्रिनोलिटिक फैक्टर जो है ये आके इसके साथ ज्वाइंट होना शुरू हो जाएंगे, इनको और ज़्यादा पैक करेंगे। अच्छा, यहीं पर थ्रोम्बिन फैक्टर मौजूद होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कोई एक लेयर तो बनती नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर जस्ट एडहियर होते हैं। तो एडहियर होने की वजह से क्या होता है कि ये यहाँ भी एडहियर हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं, ऊपर भी हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं एडहियर। तो वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है तो उसकी जो जगह होती है वो कम हो जाती है इन प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन की वजह से। अब ये जो यहाँ पे एडहेरेंस हो रही है इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड की सप्लाई जो है जो नॉर्मल हो रही थी, जो जगह बन रही थी जहाँ से जा रहा था ब्लड, तो उसको जब वो जगह कम हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लड के सेल्स हैं वो सही तरीके से आगे नहीं जा पा रहे। तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच बीच में ये ब्लड जो है वो सेल्स रुकने लगते हैं, यहाँ पर रुकने लगते हैं। अब यहाँ पे जब रुकते हैं तो यहीं पर जब थ्रोम्बिन फैक्टर भी मौजूद होता है तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पर ये इसकी वजह से ये यहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू होते हैं। अब जब एक्युमुलेट होना शुरू होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे जब क्लॉट होना बनना शुरू होता है तो क्या हो जाता है कि इन ब्लड की वजह से क्लॉट बनता है। और ये क्लॉट क्या होता है, इस क्लॉट की वजह से आपकी बॉडी जो है वो
उसमें जो है अगर हार्ट में होता है तो वहाँ पर अटैक भी आ सकता है या आगे कोई और भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो है बॉडी के अंदर कई जगहों पे ये हो सकती है, किसी एक जगह पे नहीं कई जगहों पे हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद हमारे पास अब हमारे पास आता है रिकेट्शियाई का सिम्टम्स। अच्छा, हमारे पास अब आते हैं कि हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो रिकेट्शियाई के हैं कि ये इसमें फ़ीवर होता है, हेडेक है। इधर लिख देती हूँ मैं, थैंक यू, चल रहा है। रिकेट्शियाई जो है इसके ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। फीवर है, हेडेक, मैलेस, मायल्जिया, आर्थ्रल्जिया, नोजिया, ये रिकेट्शियाई के सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसमें एक सिम्टम जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक जो सिम्टम है वो है एरिथमेटस रैश। एरिथमेटस रैश क्या होते हैं कि आप इसे ये कह सकते हो कि आम ज़बान में कि हाथों के ऊपर, कलाइयों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो ये फ़र्ज़ करिए आपकी हाथ है, मैं ऐसी बना रही हूँ, ठीक है, ये हाथ है, हाथ के ऊपर जो कलाई होती है इसके ऊपर यहाँ पर रैश अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये रैश जो है इनको मैक्यूल्स कहा जाता है। सॉरी, मैक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है फ्लैट होते हैं, नॉन इची होते हैं, और ये शुरू में थोड़े से समझ लें आप के धब्बों की तरह ये मैक्यूल्स अपीयर होते हैं। ये जब आपके हाथों पे और जो पैर होते हैं, पैरों में जो आपके फुट होता है, फुट से थोड़ा ऊपर का एरिया, उसके वहाँ पर जो है ये अपीयर होना शुरू होते हैं। अच्छा, फुट में ये फुट है तो आपकी जो ये जगह है इस जगह पर आपके ये अपीयर होना शुरू होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अपीयर होने के बाद क्या होता है कि मैक्यूल्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेटिशियर में। यही पेटिशियर क्या होता है कि ये तो पहली शुरू में तो ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के धब्बों की तरह होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि यही धब्बे जो है ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके पूरे हाथों पे और पूरे आपके ये जो पूरे पाम होता है इसके ऊपर आपके पूरे काफ़ी हद तक बड़े बड़े डॉट्स की, बड़े बड़े रेड कलर के पैचेस की तरह ये बनना शुरू हो जाता है। तो इसको जो है पेटिशियर कहते हैं। इट्स कॉल्ड पेटिशियर। ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी में ब्लीडिंग हो रही होती है, उस ब्लीडिंग के नतीजे में, इन रिजल्ट ऑफ दैट ब्लीडिंग, ये पेटिशियर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और ये क्या होता है कि यहाँ पे फिर नेक्रोसिस वगैरह भी शुरू हो जाती है, और नेक्रोसिस होने की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर जितनी भी माइक्रो सर्कुलेशन होती है वो डैमेजेस हो जाती हैं, और जितने भी आपकी जो बहुत ही इनर लाइनिंग्स होती हैं वो डैमेजेस हो जाते हैं, और जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो डैमेज होती हैं। तो ये आर्टरीज जो है डैमेज होती हैं, उसकी वजह से ये पेटिशियर जो है ये फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये जो पेटिशियर फॉर्मेशन होती है ये कहाँ कहाँ होती है? ये उन तमाम जगहों पे होती है जहाँ पर माइक्रो सर्कुलेशन हो रही होती है। जस्ट लाइक के फिंगर्स हैं आपके, ये टोज है,
टोज के साथ आपके नोज़ हैं, आपकी इसके अलावा जो है आपके पास आपके ईयर्स हैं, और ईयर्स के साथ साथ इसके अलावा आपके जेनाइटल एरियाज जो होते हैं, जेनाइटल्स में ये तो जो पेटिशिया की फॉर्मेशन होती है ये हो जाती है। अब इसके बाद हम सिम्टम्स करेंगे रिकेट्शिया प्रोवोज़ाकी। इसके बाद हमारे पास जो आता है रिकेट्शिया प्रोवोज़ाकी। रिकेट्शिया प्रोवोज़ाकी जो है वो मैंने आपको बताया था कि रिकेट्शिया प्रोवोज़ाकी जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू लाइस फीसेस, और थ्रू लाइस फीसेस जो है ये आपके स्प्रेड होता है एंड इट कॉजेज एपिडेमिक टाइफस। एपिडेमिक टाइफस जो है ये यानी जो टाइफस जो है उसकी एपिडेमिक कंडीशन होती है, और एपिडेमिकली ये काफ़ी जगहों पे फैल जाता है, और फैलने के बाद जो है यानी इसके बारे में कहा जाता है कि इससे जो है वार्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर से लोग इतने ज़्यादा नहीं मरते जितना एपिडेमिक से इसमें मरते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये ख़त्म हो जाता है तो ये लोगों के अंदर परसिस्ट करता है फॉर डेकेड्स जो है ये परसिस्ट करता है, और मे बी पॉसिबल कि ये मंथ्स या ईयर्स जो है उनमें ये परसिस्ट करे, जस्ट लाइक कई 10 साल 20 साल जो है ये वहाँ उनके अंदर रहता है, लेकिन ये उसके बाद जो है एक्टिवेट नहीं होता, उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर एपिडेमिक ये क्या होता है कि जब ये लेटेंट रहता है उसके बाद ये क्या करता है, ये कुछ महीनों में जाके फिर ये रीएक्टिवेट होता है, और रीएक्टिवेट होने के बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, लाइक ओरिजिनल अटैक। जैसे कि टाइफस का जो ओरिजिनल अटैक था तो उसकी तरह से जो है ये पूरे सिम्टम्स जो हैं उसके आपके पास आ जाते हैं कि उसमें फ़ीवर भी होता है, हेडेक भी होगा, मैलेज भी, मायल्जिया भी, आर्थ्रल्जिया भी, और नोज़िया भी, ये भी होगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये हो गया है, ये इसके बाद लेटेंट पीरियड के बाद अब ये एक्टिवेट होके इसने ये सिम्टम्स दिए हैं, लेकिन होता क्या है कि इसके बाद जो है कुछ जगहों पे मैकुलर रैश जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी पे रेड मैकुलर रैश जो है वो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो है आपकी बॉडी में जब होना शुरू हो जाते हैं, मैकुलर रैशेस पड़ते हैं, तो उसके बाद जो है जब ये रेड मैकुलर रैशेस पड़ते हैं तो ब्रिल-ज़िंसर डिजीज़ इसको कहते हैं कि ये जो ब्रिल-ज़िंसर डिजीज़ जो है वो फॉर्म होती है। दैट मीन्स के आफ्टर एपिडेमिक टाइफस लेटेंट ये रहता है, उसके बाद कई डेकेड्स के बाद ये मंथ्स में जाकर ये जो है रेड मैकुलर रैशेस जो हैं वो अपीयर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब रेड मैकुलर रैशेस जो है ये अपीयर होते हैं तो उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि ये ब्रिल-ज़िंसर डिजीज़ है। तो ब्रिल-ज़िंसर डिजीज़ में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसमें जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो चिल्स, फीवर, मैलेज, हेडेक, और साथ में जो है ये रैशेस भी, जब ये तमाम जितने भी आपके सिम्टम्स हैं ये सब आ जाते हैं तो साथ में फिर इसके रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और ये रैशेस जो हैं ये अपीयर हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, जब ये शुरू के जो आपके जो ब्रिल-ज़िंसर डिजीज़ जब स्टार्ट हो रही होती है तो चिल्स, फीवर, मैलेज, हेडेक ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है जब रैशेस अपीयर हो जाते हैं तो पता लगता है कि जी ये ब्रिल-ज़िंसर डिजीज़ है। अच्छा, ये तो हो गया आपका रिकेट्शिया प्रोवोज़ाकी के। अच्छा, फिर इसके बाद आता है रिकेट्शिया टाइफी। इसके बाद हमारे पास आता है कि रिकेट्शिया टाइफी इट स्प्रेड थ्रू रेड लाइसिस एंड इट कॉजेज म्यूरिन टाइफस, और आप ये कह सकते हैं एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस जो है वो रिकेट्शिया टाइफी कॉज करता है। अच्छा, इसके तमाम सिम्टम्स यही होते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं एडिशनल।
फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं। और इसके अंदर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन, और साथ में डायरिया भी इसमें होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ये जो इसमें म्यूरिन टाइफस है, इसके अंदर जो पाम्स और जो सोल्स होते हैं, इसके अंदर पाम और सोल्स जो हैं वो आपके वो बच जाते हैं, उनके अंदर जो है रैशेस डेवलप नहीं होते जो आपका रिकेट्शिया टाइफी है। लेकिन जो आपका रिकेट्शिया प्रोवाज़ाकी है, रिकेट्शिया प्रोवाज़ाकी जो है उसके अंदर हेड और जो आपके फुट होते हैं या सोल्स होते हैं आपके, वो जो है वहाँ पर और हैंड्स जो होते हैं उनके अंदर आपके एक जो रैशेस होते हैं वो डेवलप नहीं होते। लेकिन ये टिपिकल सिम्टम्स जो हैं रिकेट्शिया रिकेट्शियाई के साथ हैं कि रिकेट्शिया रिकेट्शियाई जो है उसके अंदर जो हैंड्स हैं, फीट हैं, टोज़ हैं, वहाँ पर सारे तमाम रैशेस डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माइक्रो सर्कुलेशंस होती हैं वो सारी टूट जाती हैं, वहाँ पर जो है वो नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये काफ़ी दिनों में जो है सिम्टम्स अपेयर होते हैं रिकेट्शिया रिकेट्शियाई में, और सॉरी रिकेट्शिया जो है टाइफी में। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें इंसेफ्लाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पल्मोनरी एडिमा मैंने आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा जो अगर इसको आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो एलैबोरेट करने में आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपकी जो बॉडी कंडीशन होगी तो उसमें जो है आपको कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस यानी आपको गुनूदगी सी आना, या कोमा में जाना, या सीजर्स, झटके लगना, या आपके साथ कफ है, डिस्पनिया, और अगर आप ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज़ आपकी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एडिशनल इसमें आपकी कंडीशंस में एडेड हो जाती हैं। तो ये जो है आपकी सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसमें और ज़्यादा इजाफा करती हैं ये चीज़ें, और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ये आपकी और ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा डायग्नोसिस जो है डायग्नोसिस इसकी जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है आपकी। डायग्नोसिस सीरोलॉजी के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी सीरोलॉजी में आपके पास आ जाता है IFA आ जाता है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, और इसमें जो है लैब टेस्ट आ जाते हैं, और जो है चेस्ट एक्सरे आ जाता है आपका, ECG होता है। ये सारे जो हैं आपके डायग्नोसिस में आते हैं। जबकि आप इसमें CFT भी करा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ये भी हो सकता है, और ये एग्लूटिनेशन टेस्ट या जो इम्यूनो एसेस होते हैं सीरोलॉजी में वो भी आप करा सकते हैं। डिफरेंट तरह के सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो ये आपके इसमें कराए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के अंदर जो है
डॉक्सीसाइक्लिन और जो है या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये जो है ड्रग्स हैं, ड्रग ऑफ चॉइसेस है कि ये आप जो है दें तो ये ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। और जब इसकी जो आपका जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो तो उसी वक्त अगर आप दे दिए जाए तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सिम्टम्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। आई होप आपका ये जो आपका हमारा जो रिकेट्शिया का है, रिकेट्शिया का ये पूरा आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप कंबाइन करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को आप देख सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।